ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एटमी सेंटर की जांच करवाने के लिए तैयार है। ट्रंप का दावा कर रहे हैं कि ईरान हार्मोज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटा रहा है, लेकिन ट्रंप के दोनों दावों को ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी है कि अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर कोई डील नहीं हुई। मुश्तबा खामेनेई ने ऐलान किया कि हार्मोज स्ट्रेट भी तभी खुलेगा जब ईरान से सारे प्रतिबंध हटेंगे। इस बीच इजरायल ने नए वॉर कमांडर को युद्ध में उतार दिया है। चौबीस घंटे के अंदर ईरान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा नाम है जेडी वेंस और चौथा नाम है पिट हेग्सेथ। एजेंडा साफ है, ईरान का एटमी प्रोग्राम अब सीक्रेट नहीं रह सकता। अमेरिका और इजराइल बराबर की डोज ईरान को फिर से देंगे, इस बात पर ट्रंप ने मुहर लगा दी है। इस बात की 100% गारंटी है कि ईरान ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो उसे 1800 बंकर बस्टर बमों के धमाके झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के पास ट्रंप की दी ये फायर पावर हमले के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। ऐसे भयानक हमलों की वजह ट्रंप की नई धमकी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु अड्डों की जांच में अड़ंगा लगाया तो फिर सर्वनाश युद्ध होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक IAEA की निगरानी से दुनिया को भरोसा मिलेगा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को धुआं कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई नई सहमति नहीं बनी है। IAEA के साथ सहयोग पहले से तय नियमों के तहत ही जारी रहेगा। मतलब ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इससे भड़के ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दे दी है। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. ट्रंप को ईरान के तेवर नापसंद हैं। उन्हें ईरान की अकड़ पसंद नहीं आ रही है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि डील में एटमी सेंटर की जांच का जिक्र तक नहीं किया गया। फिर अचानक न्यूक्लियर साइट पर ट्रंप रेड क्यों डालना चाहते हैं? ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. अमेरिका इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियारों के सफाई के लिए यह युद्ध शुरू किया था। इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी एटमी थ्रेट बरकरार है। इसीलिए ट्रंप समझौते के बीच फिर से एटम बम को सेंटर स्टेज पर ले आए हैं। ट्रंप की हिट लिस्ट में ईरान के परमाणु ठिकानों में नंबर 1 पर नतांज न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है, जहां इजराइल अमेरिका ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई थी। ट्रंप चाहते हैं कि नतांज का चप्पा चप्पा खंगाला जाए, ईरान के एटम बम ग्रेड यूरेनियम की जांच की जाए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, जिससे बारूदी टकराव का खौफनाक माहौल बन चुका है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपने नए वॉर कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने के लिए कमांडर बराक को कमान सौंप दी है। ब्रिगेडियर जनरल बराक हिराम
इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशनल डिवीजन चीफ का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। जनरल बराक हिराम पहले गजा डिवीजन के कमांडर थे। उससे पहले 99वीं डिवीजन के कमांडर के तौर पर उनका बहुत नाम हुआ था। हमास से किबुत्स बेरी की लड़ाई में बराक हिराम ने जबरदस्त सफलता पाई थी। जनरल बराक ब्रिगेडियर जनरल इसराइल शोमर की जगह ले रहे हैं, जिन्होंने इसी महीने ऑपरेशंस डिवीजन चीफ का पद अचानक छोड़ दिया था। आईडीएफ की ऑपरेशंस डिवीजन युद्ध, इमरजेंसी और डेली ऑपरेशंस का काम तेल अवीव में किरिया हेडक्वार्टर की निगरानी में संभालती है, जिसका सीधा कनेक्शन पीएम नेतन्याहू से रहता है। इस बार इजराइल का इरादा ईरान की ज्यादा से ज्यादा एटमी साइटों को तबाह करने का है, लेकिन ईरान के एटमी अड्डों को बर्बाद करने की अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनका कोई खास असर दिखा नहीं है। लेकिन अमेरिका इजराइल से ईरान को सिर्फ एटमी खतरा नहीं, ईरान के इन 7 शहरों की शक्ल गजा जैसी बनाने के लिए इजराइल रेडी है। यहां लेबनान जैसे खंडहर ट्रंप बना सकते हैं। इन सभी शहरों में सीरिया जैसी बारूदी तबाही की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के एटम बम से डर लगता है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियारों के कारखाने को एक्टिव कर रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। मुस्तफा खामनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कौम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में इस समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को यूरेनियम मैक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी है, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। IAEA ने हाल की जांच के बाद कहा कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। इनके नाम भी जानिए। ईरान ने अरक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर खुंदाब कर दिया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन का आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो शहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द के रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पार्चिन में है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों की टेस्टिंग भी करता है। इनके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा कर रखा गया है। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजराइल आता है, इसीलिए नेतन्याहू किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये तक कहा है
कि इजराइल को जल्द वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। वेस्ट बैंक में मिलिट्री कमांडरों के साथ बैठक में नेतन्याहू ने बात कही कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के भरोसे ईरान जैसे दुश्मन से युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए वो खुद अपने हथियारों को बनाने पर जोर दे रहे हैं। उधर ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे। यूएन में ईरान के राजदूत ने लेबनान को रेड लाइन कह दिया है। Security and territorial integrity of Lebanon should be respected. The war against the Lebanese people should be stopped. There shouldn't be any new attack against Lebanon. And we believe that the termination of war and military operation in Lebanon includes the withdrawal of the Israeli forces from Lebanon territories and ending the occupation. बेरूत की सड़कों पर ईरान के पूर्व और नए सुप्रीम लीडर के बिलबोर्ड लग गए हैं। लेबनान के लड़ाके इजराइल को टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब युद्ध रुकने के आसार फिर से कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ट्रंप का मूड नहीं बदला तो ईरान को डरावना सरप्राइज मिल सकता है। पहले राउंड की बातचीत के बाद ईरान ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। तेहरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद कालीबाफ ने कहा कि हार्मुज गलियारा अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हार्मुज को अब पूरी तरह से ईरान ही कंट्रोल करेगा। लेबनान में इजराइल का वॉर जोन एक्टिव है और ईरान में अमेरिका की डील पर वॉर मीटिंग हो रही है। एक वॉर जोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो दूसरे वॉर जोन में कभी भी बारूदी विस्फोट हो सकता है। क्या अमेरिका से डील के बीच ईरान ने फिर से हॉर्मुज में माइन बम को एक्टिव कर दिया है? क्या तेल की नस पर ईरान ने फिर से हाथ टाइट कर दिया है? डील से ईरान अमेरिका की जंग खत्म होने वाली है या दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? डील पर साइन होने के बाद भी हॉर्मुज पर ईरान के तेवर बहुत सख्त हैं। ईरान ने अभी तक परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात तक नहीं की है। तो क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? तेहरान के आक्रामक तेवर क्या ट्रंप को नई ललकार हैं? क्या मुश्तबा खामेनी हॉर्मुज को फिर से जंग का एपिसेंटर बनाने जा रहे हैं? 28 फरवरी को जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया तो सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, फिर तेहरान के मिसाइल बेस को टारगेट किया, IRGC के हेडक्वार्टर और ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। एक सीक्रेट कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक कर सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया। अमेरिका और इजराइल के इस हमले के बाद शुरू हुआ ईरान का असली युद्ध। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने हॉर्मुज गलियारा बंद कर दिया, जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता था। उस पूरे इलाके में माइन बम एक्टिव कर दिए। IRGC ने न सिर्फ जहाजों का रास्ता रोका बल्कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को जलाना शुरू कर दिया। माइंस, स्पीड बोट, ड्रोन्स और एंटीशिप मिसाइल से कई कारोबारी जहाजों पर भी अटैक हुए। अभी भी हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला है। इस गलियारे में टेंशन है। स्विट्जरलैंड में बातचीत का पहला राउंड हो चुका है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज पर लाइफ टाइम कंट्रोल का दावा ठोक दिया है। मतलब तेहरान की मर्जी के बिना हॉर्मुज से एक भी जहाज ना इधर जाएगा ना उधर। با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه بر اساس ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیکی بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره। गोलियां थम गई हैं।
लेकिन क्या जंग सचमुच खत्म हुई है? क्या ईरान अब अपनी सबसे बड़ी ताकत हॉर्मुज को फिर दुनिया का वॉर एपिसेंटर बनाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसी टेलीफोन हॉटलाइन बनने जा रही है जिसका मकसद होगा एक गलतफहमी को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने से रोकना? ईरान की असली ताकत परमाणु बम नहीं है, क्योंकि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता हुआ भी तो क्या हॉर्मुज, हूथी, लेबनान, इराक और चीन की एंट्री मिडिल ईस्ट को फिर आग में झोंक सकती है? दुनिया सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उसकी सबसे बड़ी ताकत मान रही है, लेकिन इस जंग से एक नई सच्चाई सामने आ गई। ईरान की सबसे बड़ी ताकत शायद परमाणु बम नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई गुजरती है। और इसी रास्ते को हथियार बनाकर ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ा दी। स्विट्जरलैंड में हुई पहले राउंड की मीटिंग में अमेरिका और ईरान के बीच भले ही कई मुद्दों पर समझौता हुआ, लेकिन हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का स्टैंड पहले जैसा ही नजर आ रहा है। तेहरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हॉर्मुज जैसा पहले था वैसा कभी नहीं रहेगा। मतलब हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान कंट्रोल करेगा। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर ऐसी व्यवस्था बने जिससे ईरान की नौसेना, कोस्ट गार्ड और राजनीतिक नेतृत्व के बीच सीधा संवाद हो सके। ईरान हॉर्मुज में हॉटलाइन टेलीफोन लगाना चाहता है ताकि किसी टैंकर, ड्रोन या मिसाइल को लेकर पैदा हुई गलतफहमी को रोका और सुलझाया जा सके, जिससे पूरा इलाका फिर से युद्ध में न झोंक दिया जाए। यानी जिस तरह शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रेड फोन बना था, क्या वैसी ही हॉटलाइन अब हॉर्मुज के लिए बनेगी? सीज फायर के बावजूद तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि युद्ध से पहले वाली स्थिति शायद वापस नहीं आएगी। ईरान का नेतृत्व कह रहा है कि हॉर्मुज का प्रशासन और निगरानी अब उनके हाथों में रहेगी। यानी समुद्री रास्ते पर कंट्रोल का सवाल अभी भी उलझा हुआ है। बस این بود که ما باید چارچوب چگونگی پیگیری تحقق این بندها رو تا پایان 60 روز انجام میدادیم. लेकिन हॉर्मुज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं लड़ा जाता। यहाँ हर मोर्चे के पीछे एक दूसरा मोर्चा छिपा होता है, और यही वजह है कि हॉर्मुज पर बनी शांति के बावजूद पूरे इलाके में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो उसके पीछे हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला तो ईरान एक्टिव हो गया। इधर ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू की तो जंग में अमेरिका शामिल हो गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ तो यमन में हूथी और इराक से PMF लड़ाकों ने खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भले ही बड़े हमले थमे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी लेबनान में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में इजराइल के बनाए सिक्योरिटी जोन में IDF की सेना पूरी तरह से एक्टिव है। इजराइल के सैन्य ठिकाने अभी भी अलर्ट मोड पर हैं, और अगर यहाँ कोई फिर से बड़ा धमाका होता है तो उसका असर सिर्फ बेरूत तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक पूरी दुनिया फिर से बदल सकती है। ईरान पर हुए हमले के बाद मार्च में हूथियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक हमला कर दिया था। IRGC और हिजबुल्लाह के साथ तालमेल करते हुए हर फ्रंट पर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। इस बीच एक और खिलाड़ी पूरे हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, और वो है चीन। क्योंकि चीन सिर्फ ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार ही नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका भी तलाश रहा है। अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर दूरी बढ़ती है तो बीजिंग खुद को एक ऐसे साझेदार के रूप में पेश कर सकता है जो बिना युद्ध के भी अपना खेल खेलना जानता है। अभी हालिया रिपोर्ट में चीन के एक्सपर्ट्स ने तो इस जंग में अमेरिका को हारा हुआ बता दिया था। चीन ने दावा किया कि अगर युद्ध के बाद भी ईरान की सत्ता बची हुई है, अगर उसके प्रॉक्सी अभी भी एक्टिव हैं, और आखिर में अमेरिका को ही समझौता करना पड़ा, तो क्या ट्रंप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए? और क्या ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक है? लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी इराक को लेकर है, जहां ईरान समर्थित कई लड़ाका गुट अभी भी एक्टिव हैं। इस गुट ने जंग के दौरान अमेरिकी ठिकानों पर
पहले भी कई बार रॉकेट और ड्रोन हमले किए और यही वजह है कि पेंटागन किसी भी सरप्राइज अटैक को लेकर बेहद अलर्ट है, क्योंकि अगर इराक में फिर से कोई मोर्चा खुला तो उसका असर सीधे अमेरिका और ईरान डील पर पड़ेगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य अभी भी कायम है। क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर उसके कुछ हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं? क्या तेहरान ने अपनी असली ताकत दुनिया की नजरों से बचाकर रखी है? और क्या यही वजह है कि समझौते के बावजूद अमेरिका और इजराइल पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहे? آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال. यही वजह है कि सवाल सिर्फ हॉर्मूज का नहीं है, सवाल उस पूरे इलाके का है जहां बंदूकें शांत होने के बाद भी बारूद जिंदा रहता है, जहां सीज फायर के बाद भी मिसाइलें साइलेंट मोड में एक्टिव हैं। और जहां हर समझौते के पीछे अगले टकराव की आशंका छिपी होती है। तो क्या हॉर्मूज में बनने वाली हॉटलाइन तीसरे विश्व युद्ध को टालने का जरिया बनेगी, या फिर इतिहास एक बार फिर साबित करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति अक्सर अगले तूफान से पहले की खामोशी होती है? लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल तेजी से उठने लगा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है? एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ मुज्तबा खामेनी के नेतृत्व में नया ईरान, जहां सीधी लड़ाई से ज्यादा दबाव, प्रतिबंध, समुद्री रास्ते, प्रॉक्सी नेटवर्क और परमाणु क्षमता के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यानी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 21वीं सदी का नया क्यूबा मिसाइल संकट बनता जा रहा है, जहां एक गलत अनुमान, एक गलत मिसाइल मिसफायर या समुद्र में हुई एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को बड़े टकराव के मुहाने पर ला सकती है? फिलहाल बंदूकें खामोश हैं, लेकिन भरोसा नहीं लौटा है। मिसाइलें शांत हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। और यही वजह है कि सवाल अभी भी जिंदा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील वाकई शांति का समझौता है, या फिर दूसरे राउंड से पहले का सिर्फ एक युद्ध विराम? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतिहास गवाह है, यहाँ जंग खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना चेहरा बदलती हैं।